हाँ, तो अपने पार्ट 1 के अंदर अल बिरूनी पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इब्न बतूता, ठीक है। और इब्न बतूता बड़ा हठीला आदमी था। हठीला मतलब हट के लिए जाना जाता है। जैसे अपने क्लास 10th के अंदर राजस्थान जब सब्जेक्ट था, तो राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन था हमीर हट, है ना। तो हमीर हट के लिए जाना जाता था, मतलब अपनी ज़िद के लिए। वैसे ये इब्न बतूता, लिख देता हूँ नाम, ठीक है। जो ये इब्न बतूता है, ये भी अपने हट के लिए जाना जाता था, ठीक है। हट के लिए कैसे, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो इब्न बतूता है, ये मात्र 22 साल की एज में, 22 ईयर्स, ठीक है, 22 साल की एज में अपना घर बार छोड़ दिया था इसने। क्योंकि इसका इंटरेस्ट था संसार में घूमना, संसार में घूम घूम के नॉलेज करना। जैसे अल बिरूनी का क्या सिस्टम था, अल बिरूनी जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों से मिलता, पुरोहितों से मिलता, पंडितों से मिलता, पढ़े लिखे लोगों से मिलता, विद्वानों से मिलता, और उनसे पूछता कि आपके यहाँ क्या रिवाज हैं, क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है, वो सब। लेकिन ये उसमें ट्रस्ट नहीं करता था, ये थोड़ा उससे डिफरेंट हटके था। ये था घूम घूम के, खुद ही आंखों से देख देख के फील करना कि क्या चीज़ क्या है, ये फ़र्क था, ठीक है। और ये तभी तो ये 30 साल तक, 30 साल बाद अपने घर गया, ठीक है। इतना मतलब घूमने का इसको शौक था। और फिर ये क्या था कि जैसे ही भारत आए, तो भारत आने से पहले बहुत सारे देशों की इसने यात्राएं, यमन, उन सब देशों के अंदर, सीरिया वीरिया सब देशों में घूम के आ चुका था ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा आइडिया हुआ कि जो इंडिया है वहाँ भी चलना चाहिए। और भारत में जब ये आया तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि उस टाइम पर यात्राएं करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा चोरी लूट पाट होती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आज भी अपन कहीं जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, 8-10 का ग्रुप फ्रेंड सर्कल होता है, तब हम कहीं निकलते हैं। सोचिए उस टाइम पर 14th सेंचुरी के अंदर घर से निकल गया, वो भी अकेला, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसलिए यह इसका हट के नाम से इसको कहते हैं कि हटेला था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 30 साल तक ये घूमता रहा, बहुत सारे देशों की यात्राएं करी, और ये फाइनली जो भारत आया है ना, तो ये भारत आया 14th सेंचुरी के अंदर, 14वीं शताब्दी के अंदर, 14th सेंचुरी, ठीक है। 14वीं शताब्दी के अंदर भारत आया। और भारत भी कहाँ आया, दिल्ली, ठीक है। ये भारत में कहाँ आया, दिल्ली। और जब दिल्ली आया तो यहाँ दिल्ली का जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। पूरी बात समझना। इसको क्या था कि दिल्ली ये क्यों आया, डायरेक्ट भारत में दिल्ली क्यों आया, क्योंकि दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और इस इब्न बतूता को ये पता था कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये आर्ट एंड मतलब कला में, संस्कृति में, कल्चर में, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। ये पोइट या कवि जो राइटर्स होते हैं, ये साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में ये इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है। इसलिए इसके पास चलना चाहिए। ये मेरे को यहाँ पर रख भी लेगा, और भारत में अगर ये मुझे रख लेगा तो भारत के बारे में जानने का मुझे मौका मिलेगा। इस चीज़ को मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसको पता था, इसलिए डायरेक्ट इससे मिला। और मोहम्मद बिन तुगलक से जब मिला तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो इम्प्रेस्ड हुआ इससे, क्योंकि ये बड़ा पढ़ा लिखा था, मतलब इम्प्रेस्ड हुआ इससे। तो इतना इम्प्रेस्ड, वैसा मान लो कि खुश हुआ, सुल्तान वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि ये जो है वो पढ़ा लिखा था, इसकी बुद्धिता से, ठीक है, इसकी स्कॉलरशिप से, बुद्धिता इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि तू यहाँ काजी की पोस्ट दे दी उसने, ठीक है, काजी बना दिया। काजी को आज की डेट में कहते हैं जज, ठीक है, जज, हिंदी में बोल देंगे न्यायाधीश, एक ही बात है। काजी बोलो, चाहे न्यायाधीश बोलो, चाहे जज बोलो, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी या जज या न्यायाधीश बना दिया, ठीक है। ठीक था, मामला सही चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी चाहिए, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे बाहर की कोई व्यक्ति को अगर आप कोई अच्छी पोस्ट बिठा देते हो, तो जो पहले से ही सुल्तान के अंडर में या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में जो काम कर रहे थे, उनमें से किसी ने कोई शिकायत कर दी होगी, कुछ हुआ होगा, मनमुटाव हुआ कि इब्न बतूता के बीच में और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो गया। और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है इब्न बतूता, ये विश्वास खो दिया इसने, मतलब इस मोहम्मद बिन तुगलक की नज़र में गिर गया। हालांकि वो इनके गलत फहमी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, इब्न बतूता को भेज दिया जेल, ठीक है, ये गलत फहमी की वजह से, ठीक है। एक शॉर्ट में देता हूँ, गलत फहमी। तो गलत फहमी की वजह से इब्न बतूता को भेज दिया जेल। लेकिन फाइनली जब गलत फहमी हुई दूर, ठीक है, गलत फहमी दूर हुई, किसी ने समझाया कि नहीं नहीं यार, इब्न बतूता ऐसा नहीं है, आपकी गलत फहमी है,
तो फिर इस मोहम्मद बिन तुगलक की बात समझ में आई, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक है चलो, फिर भी इसने अपने पास नहीं रखा, इब्न बतूता को अपने पास तो नहीं रखा, इसको भेज दिया। देखो पहले क्या होता था, जैसे बड़े बड़े शासक होते हैं, बड़े रूलर जो होते हैं, वो अपना एक दूत भेजते हैं, मतलब अपनी तरफ से, जैसे आज का जो एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, अपने अलग देश के अंदर भेजते हैं एम्बेसडर, वैसे ही ये अपना एक दूत भेजते हैं, एम्बेसडर भेजते हैं। और इसने भेजा मंगोल के अंदर, मंगोल जो है चाइना के अंदर एट परसेंट, तो वहाँ पर चाइना मंगोल के अंदर अपना एक दूत के रूप में, अपने एक एम्बेसडर के रूप में इसको भेज दिया कि तू जा चाइना, ठीक है, मंगोल शासक के पास में भेज दिया, मंगोल रूलर के पास में भेज दिया चाइना, अपने एक एम्बेसडर के रूप में या फिर अपने एक दूत के रूप में कि तू यहाँ नहीं रहेगा, वहाँ चला जा, ठीक है। उसको तो शौक था घूमने का, वो जाने के लिए राजी हो गया। तो वो गया कैसे, मैं थोड़ा सा एक चार्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको, चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो आपको याद रहेगा नहीं, कलर चेंज कर देता हूँ। वो गया था, जैसे चाइना उसको जाना था, तो वो गया मध्य भारत से, पूरी बात समझना, पहले आया वो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत सेंट्रल इंडिया, यहाँ से वो गया मालाबार तट, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसको, मालाबार कोस्ट, COAST, मालाबार कोस्ट गया, मध्य भारत सेंट्रल इंडिया, फिर मालाबार तट गया, और यहाँ से वो गया मालदीव, पूरी बात को समझना, मालदीव बोल दो चाहे मालदीव बोल दो, ठीक है। यहाँ से वो गया मालदीव, मालदीव जाते ही वहाँ पर ध्यान से समझना, ये मालदीव 18 महीने रहेगा ये, और 18 महीने 18 मंथ्स इसको फिर काजी की पोस्ट मिल जाएगी। 18 महीने ये मालदीव के अंदर रहेगा और वहाँ पर 18 मंथ्स तक काजी की पोस्ट, यानी कि 18 महीने तक ये काजी या फिर न्यायाधीश या फिर जज रहा। फिर यहाँ से इसने सोचा कि अब यहाँ से निकल लिया जाए, तो फिर ये यहाँ से निकला श्रीलंका, ठीक है, यहाँ से श्रीलंका गया, और श्रीलंका से फिर वापस, श्रीलंका फाइनली जाने के बाद में फिर वापस घूमा और फिर गया ये वहीं मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट होते हुए फिर वही वापस चाइना पहुंच गया, फाइनली वापस चाइना चला गया। इस तरीके से ये घूमा। लेकिन बीच में जब ये श्रीलंका से मालाबार तट गया तो यहाँ पर ये इंडिया के अंदर भी गया था, और इंडिया में गया असम और बंगाल, दो जगह वेरी इंपॉर्टेंट है, असम एंड बंगाल, ये भी साइड में लिख लेना कि ये है ना, यहाँ से जब मालदीव से निकला था, श्रीलंका से निकला था, तो फिर ये असम और बंगाल, क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल नीचे है इंडिया के मैप अगर आप देखोगे तो असम और बंगाल से होते हुए ये वापस निकला। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है कि जो इब्न बतूता है वो भारत के अंदर 8% अभी किन 2 राज्यों से होते हुए निकला या फिर किन 2 राज्यों में गया, तो असम और बंगाल, और दिल्ली ऑप्शन में था, दिल्ली भी सही क्योंकि सबसे पहले दिल्ली आया था, ठीक है। ये बात तो थोड़ी इसकी आने जाने की थी। और फिर थोड़ा सा मैं और बता दूं, इसके जन्म वन्म के बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो जन्म है वो ये कहाँ का रहने वाला था, मैंने आपको पहले बता दिया था, मोरक्को। और मोरक्को में अगर फिक्स जगह आप लिखना चाहते हो तो वो लिख देना तंजीर, ठीक है, तंजीर का रहने वाला था, तंजीर जो मोरक्को के अंदर पड़ता है। और एक बार फिर बता दूं, इस इब्न बतूता ने एक बुक लिखी थी, जैसे बुक बोल दो चाहे ग्रंथ बोल दो, पूरी बात समझना, एक बुक लिखी थी या फिर ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था रिहला, ठीक है, RIHLA, रिहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अपन ने पढ़ा था अल बिरूनी लिखी थी किताबुल हिंद, ठीक है, इसने लिखी रिहला। अल बिरूनी ने जो किताबुल हिंद लिखी थी वो अरबी भाषा में लिखी थी, यानी कि अरबिक लैंग्वेज में लिखी थी, और इसने भी जो ये अपना ग्रंथ या बुक लिखी थी वो अरबी भाषा में ही लिखी थी, अरबी भाषा, ठीक है, अरबी भाषा का मतलब अरबिक लैंग्वेज, ये भी आपको कहीं साइड में लिखना है। तो खास बातें को 1 मिनट को रिवीजन कर लेते हैं। इब्न बतूता जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ इसका तंजीर मोरक्को के अंदर, बुक का नाम था रिहला या फिर ग्रंथ का नाम था रिहला, जो अरबी भाषा यानी अरबिक लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। भारत के अंदर 14वीं शताब्दी के अंदर आया, दिल्ली सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक से मिला। मोहम्मद बिन तुगलक इतना ऐसे इम्प्रेस्ड हुआ कि उसने इसको काजी या फिर जज या न्यायाधीश की पोस्ट दे दी। फाइनली इसके में थोड़ा मनमुटा हो गया, गलतफहमी हो गई, इस वजह से इसको जेल भेजा गया, लेकिन फिर वापस गलतफहमी दूर हुई तो इसको फिर वहाँ से चाइना के लिए अपना एक दूत के रूप में भेज दिया। तो ये चाइना गया था लेकिन सीधे नहीं गया था, ये गया था मध्य भारत, फिर मालाबार तट, फिर मालदीव, वहाँ पर 18 महीने काजी रहा, फिर फाइनली ये सब घूम फिर के गया था, असम और बंगाल होते हुए गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चार्ट आपको बनाना है।
हाँ, अब नेक्स्ट बातें और लिखेंगे अपन इब्न बतूता की। देखो जो ये इब्न बतूता हैं, इब्न बतूता ये जब भारत आया ना, तो इसके पदचिन्हों पर और भी खूब सारे पदचिन्हों, मतलब इसको देख के और भी ऐसे खूब सारे हमारे यहाँ पर अच्छे, ऐसा मान लो कि पोइट या फिर ऐसे लेखक या ऐसे राइटर आए। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आप अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 जने आए, ठीक है, उनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। पहली बात कर रहा हूँ मैं अब्दुल रज़ाक की, ठीक है, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, पूरा क्या नाम था, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, और ये भारत आया था 1440 के अंदर, ठीक है, ये भारत आया 1440 के अंदर, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। और जो दूसरा बंदा आया वो आया महमूद वली बल्खी, महमूद वली बल्खी, और ये आया 1440, तो ये आ गया 1620 को, 1620 महमूद वली बल्खी आया 1620 को। और तीसरा आया शेख अली हाजीन, ठीक है, शेख अली हाजीन, और ये आया 1740 में, ठीक है, पूरी बात समझना। लास्ट में 40, 20, 40, 1440, 1620, 1740, ये 3 जने इब्न बतूता के पद चिन्ह पर, मतलब इसको देख के आए कि यार ये भी इंडिया गया था, इसका जो रिहला बुक देखी तो उसने जाना कि यार इंडिया चलना चाहिए। अब ये कहाँ पर आए वो भी आप जानना चाहो तो जान सकते हो। ये आया था अपने साउथ इंडिया के अंदर। अब्दुल रज़ाक कहाँ पर आया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मतलब ये आया था दक्षिणी भारत के अंदर, ठीक है, ये अपने दक्षिणी भारत में आया। और ये जो है महमूद वली बल्खी, ये ऑलमोस्ट पूरे वृहत्तर भारत में घूमा, मतलब पूरे भारत में ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर इसने घूमा ये। और ये जो शेख अली हाजिम है, ये आया था अपने नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, ये आया नॉर्थ इंडिया में, यानी कि जो अपना उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर कौन आया था, शेख अली हाजिम आया। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद करना है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा इब्न बतूता की, कि इब्न बतूता जब भारत आया तो ये यहाँ पर इसने क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी जिनका ये अपने यात्रा वृत्तांत में या फिर हम ट्रेलॉग में या फिर ऐसा मतलब अपनी बुक में लिखता है। सबसे मेन बात तो ये लिखता है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी डाक व्यवस्था, और ये डाक व्यवस्था से इतना मतलब कहते हैं ना कि चौकन्ना रह गया। डाक व्यवस्था का मतलब पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, ठीक है, इंडियन डाक व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार तरीके से कराऊंगा इसका आंसर आपको पक्का। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। भारत की डाक व्यवस्था, इंडियन पोस्टल सिस्टम, ठीक है, एक तो इसका बहुत ज़बरदस्त ये अपना डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्रशंसा करता है, मतलब ऐसा कहता है कि क्या ज़बरदस्त काम है। क्योंकि जो हमारी डाक व्यवस्था थी बेसिकली 2 तरह की थी। एक तो अश्व है, अश्व का मतलब हॉर्स, ठीक है, और एक थी पैदल यानी कि फीट, ऑन फीट, दोनों तरह की अभी पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा शानदार तरीके से। अश्व यानी कि हॉर्स, ठीक है, और ये यानी पैदल यानी कि ऑन फीट। ये 2 तरह की डाक व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी, जिससे मतलब डाक व्यवस्था समझते होंगे, जो कोई पोस्ट भेजते थे या फिर कोई व्यापारी अपना कोई काम सामान भेजना होता होगा या फिर कोई सूचना भेजनी होती थी। शासक जो होता था, रूलर, वो कोई गुप्त सूचना भेजना होती थी सैनिकों के माध्यम से, वो पैदल फीट का यूज़। अभी मैं सारी बातें बता दूंगा, लेकिन थोड़ा मोटे मोटे डायग्राम इमेज पूरे चैप्टर की हो जानी चाहिए। इसकी बहुत प्रशंसा करता है। एक ये भारतीय जो यहाँ का जो शहर है, इंडियन सिटीज़, ठीक है, इंडियन सिटीज़ की बहुत प्रशंसा करता है। भारतीय शहर, भारतीय शहरों की प्रशंसा करता है, और उनमें भी 2 शहर को ज़्यादा बताता है। दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताता है, ठीक है, और दौलताबाद, हाँ 2 शहर के बारे में ये वर्णन करता है। उसमें दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताता है, दौलताबाद को भी कहता है कि वो भी मतलब कि छोटा नहीं है। लिख देता हूँ शॉर्ट में, दिल्ली और दौलताबाद, ठीक है, दिल्ली और दौलताबाद, इन 2 शहरों का वर्णन करता है। इसके अलावा भारत की जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसका भी वर्णन करता है। भारत के व्यापार का भी वर्णन करता है। भारत के वाणिज्य जो कॉमर्स है उसका भी वर्णन करता है। व्यापार का मतलब बिजनेस। इन सब के ये जो है इब्न बतूता है वो काफ़ी प्रशंसा हमारे यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे जो शॉर्ट नोट्स है आपको बनाने चाहिए हर नोट्स की कॉपी से पहले, ताकि चैप्टर की पूरी इमेज बने।
अब मैं इब्न बतूता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में बना समझा दूंगा, तो ये सारी बातें आपकी शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा और लिख लो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने लिखवाई नहीं, बहुत तगड़ी, एक तो कोकोनट नारियल का और एक पान, इन दो चीज़ों को तो ये देख के बिल्कुल ये कहता है ना कि पागल हो गया यहाँ पर आने के बाद में। ये कहता है कि नारियल तो बिल्कुल खजूर जैसा है, बिल्कुल खजूर जैसा है, और इसको अगर अपन अंदर से देखें तो इंसान जैसा लगता है, इसमें दो आँखें हैं जैसे अंदर से नारियल, और एक बोले मुंह जैसी शेप भी है, और इसके अंदर अगर ये हरा रहता है तो इसके बाल भी हैं, ऐसा प्रॉपर मनुष्य जैसा लगता है। और नारियल के बोले ये जो लोग हैं वो जो रस्सियाँ बनाते हैं नारियल की, जो वो ऊपर वाली जो बाल जैसे होते हैं उससे, ये बातें भी ये काफ़ी सारी बातें लिखता है, ठीक है। नारियल और पान के बारे में ये और बताता है। तो मतलब 4-5 चीज़ों के बारे में, पान वाली बात तो खैर अपने लिए तो नॉर्मल है, पान है जिसके अंदर सुपारी होती है, पत्ता होता है, उसको चबाया जाता है, खाया जाता है, ये सब बातें बताता है। तो ये दो चीज़ें देख के बड़ा बिल्कुल अचंभित हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ ऐसी, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी मैं आपको पूरे डिटेल से बता दूंगा। और फिर अब फाइनली अगर आपसे एग्जाम पूछे क्वेश्चन शॉर्ट में कि जो इब्न बतूता है वो भारत की किन किन चीज़ों की प्रशंसा करता है या फिर भारत की किन किन चीज़ों के बारे में लिखता है, तो पहली बात तो ये भारतीय सिटी, ठीक है, भारतीय शहर। फिर एक बार रिवाइज करा दूं आपको, भारतीय शहरों के बारे में लिखते हैं, इंडियन सिटीज़ में, उसमें भी मेनली दिल्ली और दौलताबाद, ठीक है, डीबी लिख रहा हूँ, दौलताबाद दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताता है। दूसरी बात, भारत की जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, व्यापार यानी कि बिजनेस, और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, इन तीनों के बारे में भी, एग्रीकल्चर, बिजनेस या ट्रेड मान लो, और ये हो जाएगा कॉमर्स, इन तीनों के बारे में भी कहता है। तीसरी बात नारियल, चौथी बात पान, ठीक है, और पांचवी बात आप ये भी लिख सकते हो, भारतीय शहरों के बाद में भारतीय बाजार, इनकी भी बहुत प्रशंसा करता है, इंडियन मार्केट, इन सब के बारे में भी ये बताता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये भी साइड में के लिख लेना कि इब्न बतूता भारत की 4-5 चीज़ों की। और हाँ, एक पोस्टल सिस्टम, इंडियन पोस्टल सिस्टम IPS, यानी कि भारतीय डाक व्यवस्था, इन 6-5 चीज़ों की ये बेसिकली ये यहाँ पर आने के बाद में मतलब बताता है, ठीक है। अब अपन चलता है नोट्स की तरफ। हाँ, तो पूरी कहानी या स्टोरी सुनने के बाद में आप चलते हैं नोट्स की तरफ, और नोट्स में आप हेडिंग लिखेंगे इब्न बतूता की यात्राएं, ठीक है, यानी कि उसकी कौन कौन सी ट्रेवल्स उसने किए। फर्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि अन्य विदेशी यात्रियों के विपरीत, मैंने कहा था ना ये थोड़ा ऑपोजिट है, कैसे कि बाकी सब पूछ के लिखते थे, ये क्या करता था, इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रियों से प्राप्त अनुभव का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण समझता था। घूम यात्राएं करता था ना, तो यात्रा के माध्यम से ही ज़्यादा जानता था। ये यात्री नहीं भाई, यात्राओं मतलब घूमना, ट्रेवलिंग करना। यात्री तो जो करने वाले वो होते हैं, लेकिन यहाँ यात्राओं है, ठीक है। इसके जगह यात्राओं से प्राप्त अनुभव को के ज्ञान को महत्वपूर्ण समझता था। और 1332-33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो जा चुका था। पहले मैंने कहा था ना, इंडिया से आने से पहले कहाँ गया, मक्का की तीर्थ यात्रा कर ली उसने, सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, यमन गया, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था ये, ठीक है। यानी कि अनलाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास, इब्न बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स, ठीक है, घूम के, टू बी ए मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स की बजाय घूमना ज़्यादा मानता था। और बिफोर ही सेट इंडिया, जब इंडिया आया था 1332-33 के अंदर, तभी इसको 14वीं सेंचुरी बोला जाता है। 1300 से ऊपर निकलती हुई 14वीं शताब्दी, जैसे कि अभी अपनी ईयर चल रहा है 2022, ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी, ऐसे ही यहाँ बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि 2000 के ऊपर निकल गया तो 21 में क्या लाएगा, तो वो वाली चीज़ है। इसलिए अब मैंने कहा था ना कि 14वीं शताब्दी के अंदर ये भारत आया था और सबसे पहले दिल्ली गया था, वो यही बात थी, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये मक्का गया, फिर ऑलरेडी ट्रेवल सीरिया, इराक, ये सब अपने बातें समझ ली, ईस्ट अफ्रीका तक की। फिर सेकंड है भारत की यात्रा के बारे में क्या कहेंगे, इब्न बतूता की भारत यात्रा, ठीक है। इब्न बतूता ट्रेवल्स टू इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ से कैसे कैसे आया, तो देखो मध्य एशिया, मिड एशिया के, सेंट्रल एशिया से होते हुए ये इब्न बतूता 1333 ईस्वी में पहुंचा था, स्थल मार्ग से, सिंध मतलब पैदल स्थल मार्ग से। उसने फिर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था कि वह कला और साहित्य का उदार संरक्षक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रुचिकार आदमी है। अतः उसकी ख्याति से आकर्षित और इब्न बतूता सीधा मुल्तान और कच्छ होते हुए दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। और फिर तुगलक इसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और दिल्ली का इसको क्या बना दिया, काजी, और दिल्ली का इसको बना दिया काजी। काजी बोल दो
चाहे न्यायाधीश बोल दो, यानी कि जज बना दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो भाई यही चीज़ इधर लिखी हुई है, 1333 के अंदर आ गया था सेंट्रल एशिया से होते हुए, और फिर इसको फाइनली क्या बन गया, ये दिल्ली का इसको काजी बना दिया गया, फिर जज बना दिया गया, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इनके बीच में थोड़ी, मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में इसके बीच थोड़ी अनबन हो गई थी, तो इसने भेज दिया चीन, इसको भेज दिया कहाँ पर, चीन। तो चीन के राजदूत के रूप में इब्न बतूता की नियुक्ति कैसे हुई, क्या हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे कि जब ये चीन के राजदूत के रूप में जब नियुक्ति हुई इसकी 1342 ईस्वी के अंदर, 1342 ईस्वी है ये, ठीक है, या ई कर लेना ईस्वी में, इब्न बतूता को मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में, मैंने कहा था ना एम्बेसडर मान लो, दूत मान लो, चीन जाने का आदेश दिया गया। फिर उसने दिल्ली से चीन के लिए प्रस्थान किया और मध्य भारत के रास्ते, वो मैप याद रखना जो मैंने आपको शॉर्ट बनाया था, पहले क्या देखो सेंट्रल इंडिया, फिर ये मालाबार कोस्ट। देखो मैं हिंदी के साथ में इंग्लिश बोल रहा हूँ तो बार बार दोनों बोलने की जरूरत नहीं आई थिंक, है ना, तो इसलिए आप हिंदी में समझ लो, बहुत बढ़िया। हमेशा हिस्ट्री को आप हिंदी में समझो, कन्वर्ट तो कर लोगे इंग्लिश में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा कहानियाँ अपनी ओन वर्ड्स में याद करना बहुत आसान होता है। सेंट्रल इंडिया, फिर मालाबार कोस्ट गया, फिर मालाबार कोस्ट हो गया मालदीव, ठीक है, और वहाँ फिर ये 18 महीनों तक काजी की पोस्ट पर रहा, मैंने आपको स्टोरी में बता दिया। फिर वहाँ से फाइनली श्रीलंका गया ये, और श्रीलंका जाने के बाद में पुणे जब मालाबार तट गया, फिर मालदीव गया, और फिर अपनी कार्य को वापस चाइना में शुरू करने के लिए इधर से वापस निकला। और अगर भारत की बात की जाए तो बंगाल और असम से भारत में भी ये जो हैं इधर से भी निकला था। यानी कि जब ये वापस मालदीव गया तो मालदीव एंड बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना विजिटेड बंगाल एंड असम एज वेल। तो बहुत आसान है, जो मैंने अगर स्टोरी मेरी सुन ली ना तो फिर ये नोट्स तो बेहद आसान है। अब मैंने कहा था ये नारियल का करता है, पान का भी करता है, तो पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नारियल, इब्न बतूता के अनुसार नारियल के जो वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे नजर आए इसको यार, कि ये क्या है, अनोखे और प्रकृति में सबसे विस्मयकारी बता देता है, ये वृक्षों में से एक है। इसने कहा कि बिल्कुल हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, ठीक है। यानी कि according to Ibn Battuta, these trees are among the most peculiar trees in kind and most astonishing in habit, और they look exactly like dead palms। मतलब जैसे कोई ये बिल्कुल खजूर हो, without any difference between them except that the one produces nuts as its fruits and the other produce dates। थोड़ा सा एक डिफरेंस इसने बताया कि एक थोड़ा सा फर्क ये है कि नारियल से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर से नारियल। दूसरी बात ये बताई इसने कि दूसरे से खजूर से तो खजूर मिलता है, जबकि नारियल कहता है इससे काष्ठ फल प्राप्त होता है। कैसे, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, वो वाली चीज़ है, क्योंकि ऊपर जो आपने देखा होगा नारियल के ऊपर जो कवर बना होता है थोड़ा मजबूत लकड़ी का बना होता है। तो फिर उसने एक बात ये बताता है कि जो नारियल है वो मानव के हेड, सिर जैसा दिखता है इसको, क्योंकि इसमें भी 2 आँखें हैं। आप देखना कभी इस पके हुए नारियल को, एक तो कच्चा होता है वो चीज़ अलग है जिसका अपन पानी पीते हैं वो अलग है, लेकिन जो दूसरा जो पका हुआ होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं उसकी दाढ़ी उतार लें, वो वाले जो अंदर से जो सॉलिड निकलता है, उसको जब आप धीरे धीरे खोलोगे ना, ऊपर से उस कवर को उठाओगे तो उसके 2 आँखें और बिल्कुल फेस जैसा नजर आता है, और एक मुख है। अंदर का भाग हरा अगर हो तो वह बिल्कुल मस्तिष्क जैसा दिखता है, माइंड ब्रेन जैसा। और इससे जुड़ा रेशा जो होता है, ऊपर के जो बाल होते हैं, रेशा जो होता है वो बिल्कुल बालों, ये बालू नहीं है, बालू तो मिट्टी होती है, बालू मतलब हेयर, ये हेयर है, बालू है, ठीक है, ऐसे बाल लिखते हैं उसमें लिख देना बालू जैसा दिखाई देता है। और वे इससे रस्सी बनाते हैं, ठीक है, यहाँ अपने इससे बहुत यूज़ है, रस्सी बनाते हैं। प्लस अपन लोहे की कीलें यूज़ नहीं करते, जब वो जहाज़ें बनाते हैं ना, जहाज़ की जब सिलाई होती है नीचे जो वो उसकी, तो लोहे की कीलों के प्रयोग की बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव पूछ ले, तो अगर ये पूछ ले कि जहाजों को लोहे की कीलों के बजाय किससे सिलते हैं, तो नारियल के बालों से, ठीक है। या फिर ऐसा पूछते हैं नारियल के बालों का और कहाँ यूज़ है, तो रस्सी बनाने में और जहाजों को सिलने में। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आप लिखने के लिए तैयार रहना है ना। द नट ऑफ कोकोनट ट्रीज रिजेंबल, ये हो गया। मैन हैड 4 आर व्हाट लुक लाइक 2 eyes एंड माउथ एंड इनसाइड ऑफ इन वैन ग्रीन लुक्स लाइक द ब्रेन, ठीक है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ब्रेन, और एंड अटैच्ड इट इज़ फाइबर लुक्स लाइक हेयर दे मेक फ्रॉम दिस कॉर्ड्स विद दे शिप्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन नेल्स। लोहे की कीलों की बजाय उसको सिलने में काम लेते हैं। बहुत आसान है ये, इस तरीके से उसने बताया था नारियल का, ठीक है। अब ये है पान, हर कोई जानता है इसके बारे में, फिर भी देख लो। इब्न बतूता ने पान का वर्णन इसलिए किया क्योंकि इससे उसके पाठक
वो ये, अब आप ये सोच रहे हो कि पान का क्या मतलब, क्या लिख रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में जो इसको पढ़ने वाले जो रीडर हैं, जो इब्न बतूता को उसके देश में वहाँ पढ़ते होंगे मोरक्को के अंदर, वो लोग इस पान को बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए उसने अपने उस बुक के अंदर या ग्रंथ के अंदर ये बात भी लिखी कि पान भी कोई चीज़ होती है जिसमें सुपारी होती है, इसको चबाया जाता है, खाया जाता है, बड़े मज़े से खाते हैं लोग। वो बात लिखी इसने कि इब्न बतूता ने पान का वर्णन इसलिए किया क्योंकि इसके जो पाठक थे, जो इसके रीडर थे, वो बिल्कुल नहीं जानते थे, इससे बिल्कुल अपरिचित थे। इब्न बतूता के अनुसार पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल उसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। ठीक है, पान को अंगूर तला की तरह ही उगाया जाता है। अंगूर तला यानी कि मैं अगर इंग्लिश के अंदर बोलूं तो वो है ग्रेप वाइन, इसकी तरह ही बनाया जाता है। बोले इस जैसे ग्रेप्स होते हैं उसकी तरह इसको उगाया जाता है, ग्रेप वाइन की तरह। पान के प्रयोग करने की विधि ये है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है, मतलब ये तैयार करने की विधि बता रहा है। इसके छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके पश्चात पान की पत्तियों के साथ ही इसको पूरा का पूरा चबा लिया जाता है। बहुत सिंपल, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख देना, इससे और अच्छा लिख दोगे। ठीक है, द मैनर ऑफ इट्स दैट बिफोर ईटिंग इट वन टेक्स एरका नट, दिस इज लाइक nutmeg but is broken up until is reduced as small pellets, and one place these in his mouth and chews them, or then he takes the leaves of betel, puts a little chalk on them and masticates them along with the betel। जब तक ये पूरा इसको चबाना लिया जाए, जब तक इसको चबाया जाता है। तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये था पान। अब मैंने कहा था कि भारतीय शहरों के बारे में भी लिखता है, तो इब्न बतूता का द्वारा भारतीय शहरों का वर्णन। तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड थे और समृद्ध भी थे, मतलब अच्छे थे। परंतु ये कभी कभी युद्ध तथा अभियानों में ख़त्म हो जाते, विनिष्ट का मतलब नष्ट हो जाते। तो बहुत ईजी, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इंडियन सिटीज़ वर डेंसली पॉपुलेटेड लेकिन प्रोस्पेरस एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिस्ट्रीब्यूशन कोज्ड बाय वार्स एंड इन्वेंशन। थोड़े बहुत अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो बात अलग है, बाकी बहुत अच्छे समृद्ध, मतलब एकदम कहते हैं ना हर चीज़ मिल जाना, समृद्ध थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे, और अलग अलग तरह की विविध प्रकार के, मतलब अलग अलग तरह की वस्तुओं से भरे रहते थे। इनमें दिल्ली सबसे बड़ा शहर बताता है। दिल्ली एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, और भारत में सबसे बड़ा शहर था, भारत में सबसे बड़ा शहर था दिल्ली। फिर दौलताबाद के बारे में लिखता है। ये दौलताबाद है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। हालांकि अपन दिल्ली और दौलताबाद दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ाऊंगा अभी आपको। दौलताबाद को भी ये कहता है कि वो भी कम नहीं था, वो भी दिल्ली के लगभग बराबर है, या फिर दिल्ली को चुनौती देता था। बेहद आसान है। ये चीज़ इधर है कि इट अपीयर्स फ्रॉम द इब्न बतूता अकाउंट दैट मोस्ट सिटीज़ हैड crowded streets and bright and colorful market that were sent with a wide variety of goods. Delhi was a vast city, मतलब बहुत बड़ी सिटी है, और विथ ए ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया, सबसे बड़ी शहर है, दिल्ली को बताता है। और दौलताबाद जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है वो भी दिल्ली से कम नहीं है, वो भी दिल्ली को चैलेंज करता है अपनी साइज़ की अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था भारत के शहर। अब मैं दिल्ली को बताऊंगा और दौलताबाद को बताऊंगा, दोनों को अलग अलग आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं अपन इब्न बतूता द्वारा दिल्ली का वर्णन। वो दिल्ली को कैसे वर्णन करता है। डिस्क्राइब ऑफ दिल्ली बाय इब्न बतूता। बनावट देखो, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, यानी कि एक हाथ लगभग 20 इंच का, 20 इंच का एक हाथ, और कितना बताता है 11 हाथ। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 11 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो ये आ गया 11 दूना 22, 11 टू 22, यानी कि 220 इंच। समझ पा रहे हो, यानी कि ये कह रहा है कि दीवार की चौड़ाई है 220 इंच। ठीक है, यानी कि 12 इंच का एक फिट होता है। तो अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग यानी कि 20 फिट की चौड़ाई आ जाती है। ठीक है, 11 हाथ का मतलब 20 फिट। हो सकता है कि राउंड फिगर में आपसे ये जानना चाहिए कितना फीट, तो 20 फिट। ठीक है, अप्रोक्स, हालांकि एग्जैक्ट तो 20 नहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्ट। और फिर और भीतर, फिर इसने बात कही, और इसके अंदर, भीतर मतलब अंदर रात्रि के पहरेदार रहते हैं, और द्वारपाल जो गेट पे खड़े होते हैं, जिसको अपन गेट कीपर बोलते हैं। ठीक है, और प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री हैं, हथियार हैं, बारूद हैं, प्रेक्षक पत्थर वगैरह, ये सब घेराबंदी प्रयुक्त होने वाली मशीन है, ये सब भंडार गृह बने हुए अंदर। और प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती है, जिधर शहर है वहाँ खुलती है। इन्हीं खिड़कियों के द्वारा प्रकाश भीतर आता है
और प्राचीर का निचला भाग है वो पत्थर से बना है, ऊपरी भाग ईंटों से बना है। ठीक है, ये चीज़ है। यानी अगर मैं इधर बात करूँ, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, दिल्ली इज अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। द rampart around the city is without parallel. The breadth is of its wall is 11 cubits, 11 हाथ। ठीक है, and inside it are houses for the night sentry and gatekeepers। ठीक है, ये बात मैंने बता दी। Inside the ramparts there are store houses for storing edit magazine, ये सब इसमें रखे जाते हैं। The rampart is spread through the windows which open the side of द सिटी एंड इट्स थ्रू, इसी से विंडो के माध्यम से ही लाइट एंटर करती है अंदर। और द लोअर पार्ट ऑफ रैम्पार्ट इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड द अपर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बना होता है। तो बेहद ईजी है, ये था, अभी पूरा नहीं हुआ, इसे बनावट लिखी है अपन ने। और दिल्ली के अंदर क्या क्या है पूरा लिखना। अभी फर्स्ट पॉइंट हुआ है दिल्ली का बनावट। अब है द्वार, यानी कि वैसे सिटी गेट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, वैसे द्वार गेट वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से 1 मार्क्स। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत ढेरों छोटे एग्जाम जितने भी है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से। तो एनसीईआरटी से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। दिल्ली शहर के 28 द्वार हैं, 28 गेट है। ठीक है, और इन्हें कहते हैं दरवाज़ा। उसमें भी फेमस जो दरवाज़ा हुआ बदायूं का दरवाज़ा, बदायूं। ठीक है, बदायूं का दरवाज़ा वेरी फेमस है, बदायूं का दरवाज़ा। ठीक है, और मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। तो आपको कितने दरवाजे सीखने को मिले? 28 दरवाजे हैं, लेकिन फेमस कौन सा है? बदायूं। उसके बाद है मांडवी भी है और गुल दरवाजा है। मांडवी के अंदर तो अनाज मंडी है, सारे 28 याद नहीं करने होते, किसी भी एग्जाम में नहीं आते। मांडवी दरवाजे में अनाज मंडी इसलिए फेमस था, और गुल दरवाजा है वो एक फलों का बगीचा इसलिए फेमस, इसलिए उसका नाम ले लिया। ठीक है, यानी कि देयर आर 28 गेट्स ऑफ दिस सिटी विच आर कॉल्ड दरवाज़ा इंग्लिश में भी दरवाज़ा ही कहेंगे। ठीक है, एंड ऑफ दीज द बदायूं दरवाज़ा। दिमाग मत लगाना इंग्लिश मीडियम वाले, जैसा लिखा हो वैसा ही लिखना है, क्योंकि ऑनवर्ड्स है, ऐसे लिखना है। इज द ग्रेटेस्ट इनसाइड द मांडवी दरवाजा देयर इज ए ग्रेन मार्केट एडजेसेंट टू गुल दरवाजा देयर इज एन ऑर्चार्ड। ठीक है, यानी कि फलों का बगीचा। फिर बात करते हैं कब्रगाह की। कब्रगाह मतलब सिमेट्री। तो दिल्ली शहर में एक उत्तम कब्रगाह है। ठीक है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है। जैसे कब्र बनाई होती है उसके ऊपर गुंबद जो होता है ना, ऐसे गोल गुंबद जो छत में ऐसे बनता है, वैसा वो गुंबद ऊपर से। ठीक है, इस लाइक ऐसा गोल सा जैसा, मतलब नहीं ऐसा होता है, लेकिन अंदर से वो एकदम खोखला होता है वो गुंबद। ठीक है, गुंबद और गुंबद विहीन कब्रों पर मेहराब बने, जिसमें गुंबद नहीं है और मेहराब बने हुए हैं। ठीक है, कब्रगाह में एक कदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल हमेशा ऑलवेज सभी सीजन के अंदर खिले रहते हैं, मतलब हरे भरे रहते हैं। ये फेमस बात बताई उसने कि द सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ ए फाइन सेमेट्री इन विच ग्रेव्स हैव डोम्स ओवर देम एंड दोज दैट डू नॉट हैव ए डोम हैव एन आर्क। अगर जिस पर डोम नहीं बने वहाँ पर आर्क बना होता है फॉर श्योर। इन अ सेमेट्री दे सो फ्लावर्स सच एज ट्यूबरोज, जैस्मिन, वाइल्ड रोज एक्सेट्रा आर फ्लावर्स ब्लॉसम देयर इन ऑल सीजन। वो हमेशा ब्लॉसम मतलब हरे भरे रहते हैं। अब अपन बात करेंगे दौलताबाद की। ठीक है, दिल्ली पढ़ चुके हैं अपन, दिल्ली में 3 पॉइंट थे, वैसे ही दौलताबाद को इसने 3 पॉइंट से समझाया है। गायकों का बाजार बताया, कैसे कि मतलब कि सिंगर्स मार्केट। इसने कहा कि इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ताराबाद कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ताराबाद क्या है, तो एग्जाम आंसर क्या लिखोगे कि इब्न बतूता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है ना, वहाँ पर महिला और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, एक सिंगर्स के लिए, दोनों गाते हैं जो, उनके लिए गायकों के लिए बाजार है, जिससे ताराबाद कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इन दौलताबाद देयर इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स विच इज नोन एज ताराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, आपके तो आना ही आना है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास, जो मालिक जहाँ रहता है उसके आवास में डायरेक्ट खुलता है। ठीक है, मतलब जैसे उसकी दुकानें हो गई, वो सीधा अपने घर से दुकान में आ जाता है, दुकान सीधा अपने घर चला जाता है। ठीक है, तो दुकानें कालीन बिछे होते हैं, कारपेट सुसज्जित है, और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है और वहाँ पर वो गाती रहती है, इसलिए उसको झूला दिया गया है।
बेहद आसान है, एक बार दिमाग में इमेजिन करके देखो। इट हैज़ न्यूमरस शॉप एंड एवरी शॉप हैज़ अ डोर विच लीड्स इनटू द हाउस ऑफ ओनर, सीधे मालिक के घर खुलता है। द शॉप आर डेकोरेटेड विद कारपेट्स एंड द सेंटर ऑफ शॉप देयर इज स्विंग ऑन विच सिट्स एंड फीमेल सिंगर, ठीक है। गुंबद, गुंबद की बात की जाए तो ये भी वहाँ की फेमस जगह है। ये कहता है कि मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछे हुए हैं, खूब सजाया गया है। प्रत्येक गुरुवार को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे भी पूछा जा सकता है, प्रत्येक गुरुवार प्रातः काल की उपासना, मतलब सुबह सुबह भगवान की जो प्रार्थना की जाती है, उसके बाद में संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ में स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे मंदिर होता है तो मंदिर सुबह सुबह खुलता है, जो पंडित जी होते हैं उसके सामने फिर जो लोग बाग आते हैं आके बैठते हैं। वैसे ही ये भी क्या होता है कि गुरुवार को सुबह सुबह खुलता है, प्रार्थना होती है, तो संगीतकार अपने सेवकों के साथ में और जो दास होते हैं, काम नीचे नौकर मान लो, उनके साथ में स्थान ग्रहण करते हैं, मतलब बैठते हैं वहाँ पर आके। फिर जो गायिकाएँ हैं वो एक के बाद एक झुंड में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती है और नृत्य करती है, जिसके पश्चात वो सब चले जाते हैं। सिंपली ये काम होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसको इधर कर देते हैं कि इन द मिडल ऑफ द मार्केट प्लेस देयर स्टैंड्स ए लार्ज क्यूपोला which is carpeted and decorated and which the chief of the musician takes his place every Thursday after the dawn prayers, ठीक है, accompanied by his servants and slaves, मतलब दास और ये servants हो गया। The female singers come in successive crowds, sing before him and dance until the which his withdrawal, जब तो फिर सब डांस वांस करके फिर चले जाते हैं। और एक है मॉस्क्यू, लास्ट में तीसरी बात बताई मस्जिद। तो यहाँ पर खूब सारी मस्जिदें हैं, इस बाज़ार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है, यानी कि इन दिस बाज़ार देर आर मॉस्क्यू फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स। बेहद आसान है। ये था दौलताबाद जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप। ये है इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारत की डाक व्यवस्था, ठीक है। इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था को बारे में क्या बताया कि इब्न बतूता के अनुसार व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय का मतलब धर्मशाला होता है, और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। देखो जैसे कि व्यापारी जो भी होते हैं, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करते हैं, हमारी सरकार भी आज भी उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है, फिर उनके लिए कुछ हेल्प करती है। वैसे ही यहाँ की जो उस टाइम की सरकार थी, राज्य सरकार, या फिर राज्य का मतलब यहाँ देश है, उस टाइम पर भी राज्य जो है वो व्यापारियों के लिए कुछ हेल्प करता है। जैसे कि वो इतने लंबे सफ़र आएंगे तो उनके रास्ते में रुकने की जगह होनी चाहिए, धर्मशाला होनी चाहिए, वो सब वही यहाँ पर है। लेकिन हुआ क्या, इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था की कार्यकुशल देख बड़ा चकित हुआ। मतलब ये इसको जब देखता है तो कहता है कि यार ये ज़बरदस्त काम है। कैसे कि ये कहता है कि इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार भेजना संभव हुआ, बल्कि इससे अल्प सूचना पर माल भेजना भी आसान हो गया। थोड़ी सी सूचना अगर आई उस पर माल भेज दिया। जैसे आजकल तो फ़ोन से अपन ऑनलाइन बुक करा लेते हैं या फिर कंप्यूटर से हम बुक करा लेते हैं, लेकिन पहले कुछ लिख के भेजना पड़ता था कि हमें इतना माल चाहिए, तो भी वापस भेज दिया जाता था। इब्न बतूता के अनुसार भारत की डाक प्रणाली इतनी कुशल थी, इतनी मजबूत, इतनी अच्छी थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की सूचनाएं जो सुल्तान तक पहुँच जाती मात्र 5 दिन में। इतनी मजबूत, मतलब इतनी फास्ट एक तरीके से हमारी डाक व्यवस्था थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, द स्टेट इवेंटली टुक स्पेशल मेजर्स फॉर इनकरेज मर्चेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विथ इनाज एंड गेस्ट हाउस। ये समझ गए होंगे आप। और इब्न बतूता वॉज ऑल्सो अमेज्ड बाई एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम से ये बिल्कुल चकित रह जाता है, विच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इन्फॉर्मेशन, रेमिट क्रेडिट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, बट ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड, मतलब सामान भी उधार भी भेज सकते थे प्लस सामान भी भेज सकते थे। बड़ी चीज़ है। प्लस ये कहता है द पोस्टल सिस्टम वॉज एफिशिएंट दैट वाइल इट टुक 50 days टू रीच दिल्ली टू सिंध, द न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइस, मतलब जो चापलूस होते थे, जो मतलब शासक के जो गुप्तचर होते थे, स्पाइस का मतलब जो छुपे रुस्तम, वो वुड रीच द सुल्तान थ्रू पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 days, 5 दिन में सूचना भेज देते। इतनी मजबूत हमारी पोस्टल सिस्टम था।
अभी ये पोस्टल सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू करेंगे। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, मैंने आपको पहले स्टोरी में बता दिया था, यानी कि टू काइंड्स। फर्स्ट है अश्व डाक व्यवस्था यानी कि हॉर्स पोस्ट सिस्टम। सेकंड है पैदल यानी कि फुट पोस्ट सिस्टम। 2 थी। अश्व मतलब घोड़े से जो होती थी। अश्व डाक व्यवस्था को उलुक, ये तो सुना होगा, पर्यायवाची होता है हॉर्स का, घोड़े का, तो अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। और ये हर 4 मील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद कर लेना, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी। हर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ये करेंगे, उससे आगे फिर 4 किलोमीटर, उससे आगे फिर 4 किलोमीटर, 4 मील, सॉरी 4 मील, जो 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही घोड़ा लंबा चलता था, एक घोड़ा 4 मील फिक्स गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा मान लो होता था, वो मतलब राजकीय घोड़े होते थे, जो एक घोड़ा 4 मील चलेगा, फिर वो वहाँ से फिर आगे सूचना, फिर वहाँ से अलग घोड़ा, फिर अलग घोड़ा, ये तो थी घोड़े की, ठीक है। यानी कि द हॉर्स पोस्ट कुड उलूक, उलूक वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है कि हॉर्स पोस्ट सिस्टम यानी अश्व डाक व्यवस्था का दूसरा क्या नाम था, उसे क्या कहते थे, उलूक कहते थे। इज रन बाय रॉयल हॉर्सेस एट डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये माइल्स है भाई, माइल जो स्पेलिंग होती है ना MILES, मतलब जो किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है वो। फिर है पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील 3 चौकियां होती थी, जिन्हें दावा कहा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अलग से भी पूछा जा सकता है। पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील 3 चौकियां होती थी, जिसे दावा कहा जाता था। एग्जाम में क्यों सुनेगा दावा किसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी दावा कहते हैं। 1 मील का 1/3 होता था, ये मतलब जैसे 1 मील है, 1 मील में 3 चौकियां हो गई, मतलब 1/3 बन गया, तो 1 मील का 1/3 बन गया, 1/3 होता था। और हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, हर 3 मील पर, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे, जिसमें लोग कार्य शुरू करने के लिए तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कितना शानदार एक कहानी है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। हिंदी में याद करना, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी में इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना, फिर बहुत आसान है। जब कोई संदेशवाहक शहर की यात्रा आरंभ करता तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियों वाली छड़ लिए यथाशक्ति तेज भागता था। जब मंडप में बैठे लोग जो घंटियों की आवाज़ सुनते तो तैयार हो जाते कि हाँ कोई आ रहा है। पूरा समझना है ना। आगे देखो कि जैसे ही संदेशवाहक उनके निकट पहुंचता था, उनमें से एक पत्र ले लेता था और वह छड़ी हिलाते हुए पूरी शक्ति से दौड़ता था जब तक वे अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। मतलब ऐसा है कि उधर से एक जना आएगा, यहाँ पहले से लोग बैठे रहेंगे, वो छड़ी घंटी की आवाज़ सुनेंगे तो तैयार हो जाएंगे तुरंत, वो वहीं तक आएगा, वहाँ से दूसरा फिर उस छड़ी को ले लेगा, उस पत्र को जिसको भी देना था उसको ले लेगा और आगे निकलेगा जब तक अगले दावा तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, पत्र की अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने तक ये प्रक्रिया चलती रहती थी और ये पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से ज़्यादा तेज होती थी। सोचो, इसका प्रयोग प्राय खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, खुरासान के फल। एग्जाम आ सकता है कि जो ये पैदल डाक व्यवस्था थी ये किसके लिए फेमस थी, तो ये थी खुरासान के फलों के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लो। एज सुन एज करियर रीचेज देम, वन ऑफ देम टेक्स द लेटर फ्रॉम हिज हैंड एंड रन्स एट टॉप स्पीड शेकिंग द रॉड ऑल द वाइल अंटिल ही रीचेज द नेक्स्ट दावा। ठीक है, नेक्स्ट दावा हिंदी इंग्लिश में दावा ही है। एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज till the latter reaches its destination. This foot post is quicker than horse post. उससे ज़्यादा तेज थी और and often used to transport the fruits of Khurasan, which is the most desired in India. भारत के अंदर इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इब्न बतूता है उसके अनुसार जो दासी हैं हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो स्लेव्स हैं उसके बारे में ये क्या कहता है। ये कहता था कि दासों को बिल्कुल ओपन मार्केट में ख़रीदा जाता था। और आपने भी पहले सुना होगा कि राजा महाराजा जैसे किसी की शादी होती थी, किसी राजा महाराजा अपनी बेटी की शादी करता था तो वो अपनी बेटी के साथ में 3-4 दासियों को साथ भेजता था कि ये हमारी रानी के साथ में जाएगी, वहाँ सेवा करेगी। तो मतलब ओपनली दासियों को बेचा जाता था। ये बात लिखता है इब्न बतूता के अनुसार। पुरुष तथा महिला दास बाजारों में खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट में दिए जाते थे। मतलब भेंट का मतलब गिफ्ट में दिए जाते थे।
दासों का प्रयोग घरेलू श्रम के लिए प्रयोग किया, दासों मतलब बेसिकली घरेलू काम के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये लोग पालकी या डोले में पुरुष और महिलाओं को, जैसे पालकी तो जानते होंगे, उसमें पुरुषों को जैसे दो आगे से पकड़ लिया, दो पीछे से पकड़ लिया, ले जाते थे। घरेलू श्रम में लगे हुए जो दास होते थे वो बहुत, उनका वेतन जो होता था, रेट जो होती थी, मूल्य जो था बहुत कम होता था। इसलिए अधिकांश जो परिवार है कम से कम एक नहीं दो दो दास रख लेता था, दो दो स्लेव रख लेता, क्योंकि पैसे कम थे, सस्ते में मिल जाते, तो दो दो दास भी रखने में समर्थ थे। सुल्तान की सेवा में लगी हुई दासियाँ, सुल्तान की सेवा में दासियाँ लगेगी, वो संगीत और गायन में निपुण होनी चाहिए, जो अच्छा गा सकती है, अच्छा नाच सकती है, क्योंकि राजा तो बस जश्न शौक चाहिए। तो वो चीज़ अगर वो उस टाइप की अगर दासी हैं तो वो फिर राजा की सेवा में काम करेगी। बस बहुत ईजी है। ये लिखता है कि स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स लाइक एनी अदर कॉमोडिटी, जैसे कोई दूसरी चीज़ को बेचता है वैसे बेच दिया जाता था। एंड वर रेगुलर एक्सचेंज एज गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर बेचा जाता था। स्लेव्स वर जनरली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर एंड इब्न बतूता फाउंड देयर सर्विसेज particularly indispensable for carrying women and men on planquins और डोला, यानी जिसको अपन पालकी बोलते हैं। The price of slaves, particularly female slaves required for domestic labor, was very low, बहुत कम कॉस्ट में, and most families who could afford to do so kept as least one or two, दो भी रख ले क्योंकि सस्ते मिल जाते। और some female slaves in the services of the sultans were experts in music and dance। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, ये इसके बारे में क्या लिखता है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसा मैंने आपको बताया था, सारी बातें लिख ली, ये बच गया तो ये भी ले लेते हैं कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि के अत्यधिक उत्पादनकारी होने का एक ही कारण है कि इनकी जो भूमि है वो बड़ी उपजाऊपन है, फर्टाइल है। ठीक है, फर्टाइल है, इस वजह से किसान वर्ष में दो दो फसलें कर लेते हैं, यहाँ के जो फार्मर है। भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के लिए अंतर एशियाई तंत्र में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ज़मीन अच्छी थी, धान अनाज अच्छा होता था, लोग एक दूसरे व्यापार के लिए आते थे अनाज के बदले कुछ लेने के लिए। ठीक है, और भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकार तथा व्यापारी बहुत लाभ कमाते थे, यहाँ से ले जाके वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट बेचते। भारत में बेसिकली ज़्यादा सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम और जरी तथा साटन की बहुत अधिक मांग थी। को दो तीन याद रह जाए तो बहुत है। ठीक है, बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू द रीजन फॉर इंडिया एग्रीकल्चर बीइंग हाईली प्रोडक्टिव वाज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, ये कारण था, विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स ए ईयर, एक साल में 2 फसल कर लेते। ही ऑल्सो नोटेड दैट द सब कॉन्टिनेंट वॉज एज वेल एज इंटीग्रेटेड विथ इंटरएशियन नेटवर्क्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, with Indian manufacturers being in great demand in both West Asia and Southeast Asia, और fetching huge profit for addition and merchants Indian textiles से बहुत ज़्यादा कमाते थे। बेसिकली इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ, सूती जो होता था वो, और फाइन जो होती है, महीन जो मैंने कहा था ना मलमल, ठीक है, वो सिल्क, और फिर ब्रोकेड एंड साटिन, SATIN, साटिन वर ए ग्रेट डिमांड, इसकी ज़्यादा डिमांड रहती थी। इस तरीके से अपने इब्न बतूता के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे पढ़ लिए हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा अपन ने। ठीक है, एक बात मैं यहाँ और लिखा देता हूँ आपको छोटी सी, ये एक छोटी सी बात लिख लेना 1 मार्क्स के अंदर, कि इब्न बतूता के श्रुतलेख जो लिखता था, मतलब ऐसा मान लो कि जो ये बुक इसने लिखी, उसको लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया, हु वॉज रिप्यूटेड टू राइट इब्न बतूताज डिक्टेट, तो वो था इब्न जुजाई। इब्न जुजाई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो ये भी लिख लेना। तो कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, सब कुछ डीपली आपके शानदार तरीके से दोनों वीडियो कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट अपने पढ़ा था अल बिरूनी, सेकंड नंबर पे इब्न बतूता, अब लास्ट में आ जाएगा फ्रांसिस्को बर्नियर, उसके बारे में फिर ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।